उद्देश्य प्रस्ताव नेहरू जी ने पेश किया। बाबा साहब को 5 दिन के बाद मौका मिला बात करने का। बाबा साहब ने नेहरू जी से कहा कि मेरे को आपकी आपकी ईमानदारी पर कोई शुबा नहीं, लेकिन मुझे बताइए कि आप जो सब ये बराबरी लाएंगे, जस्टिस देंगे, जमीन कारखाने में बनाएंगे, कहां से लेंगे? आप जब तक नेशनलाइज नहीं करते हैं। और उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया सोशलिस्ट इकोनॉमी, जो बहुत सारे कम्युनिस्ट बाबा साहब को गाली बकते हैं ना, बाबा साहब को गाली बकते हैं, वो उनका जातिवाद है जो बोलता है, उनका जातिवाद बोलता है। बाबा साहब ने उद्देश्य प्रस्ताव पर बोलते हुए कैबिनेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट ले लीजिए, कहा सोशलिज्म चाहिए। अगर आप संपत्ति का निजी राष्ट्रीयकरण नहीं करोगे, कारखानों का राष्ट्रीयकरण नहीं करोगे, जमीन का राष्ट्रीयकरण नहीं करोगे, इसको हल नहीं कर सकते हो। जो आप कह रहे थे उसी बात के पक्ष में मैंने ये बात बताई भाई साहब। जिन प्रावधानों पर गांधी जैसे आदमी और हिंदू सारे लीडिंग लीडर्स ने बैठ के जो पूना पैक्ट में जो वायदा किया था, उस सब से मुकरने का, उस सब से सत्यानाश करने का जो बाकायदा प्लानिंग करके किया गया है, वो शर्मनाक है। और वो बहुत दुखी मन से और दिल दिमाग बहुत परेशान होता है जब आप उसकी चर्चा करते हैं, क्योंकि ये जो रोटी रोजी का सवाल है, जब आप इसकी जड़ काटते हैं तो इसका मतलब है ये देश जो है गरीबों के लिए, दलितों के लिए, SC ST के लिए, OBC के लिए ये नहीं रहेगा, ये सिर्फ पैसे वालों के लिए रहेगा। कि गुजरात के अंदर हिंदुत्व की जो लेबोरेटरी बनी, हिंदुत्व की जो मुसलमानों और ईसाइयों के खिलाफ जो हुआ, उसकी शुरुआत गुजरात के दलितों को, वहां की OBC को जो एक 18% कुछ सुविधाएं देने का, नौकरी में सुविधाएं देने का जो माधव सिंह सोलंकी ने किया था, उसके खिलाफ एक बहुत भयानक, एक बहुत हिंसक आंदोलन शुरू हुआ था। और इतना हिंसक आंदोलन शुरू हुआ था जिसमें सारी ऊंची जाति के लोग थे। आमतौर पर आप उस जमाने के सारे अखबार देख लें, फरवरी से अगस्त 1985 के अखबार देख लें, आग लगाई जा रही है बसों में, पुलिस की गाड़ियों में आग लगाई जा रही है, पुलिस वालों की हत्या की जा रही है। एक पुलिस इंस्पेक्टर को तो लक्ष्मण देसाई को मार दिया गया, और वो लक्ष्मण देसाई के मारने के बाद पुलिस जो है अहमदाबाद से सब अपना ड्यूटी छोड़कर भाग गई। दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूं और आप देख रहे हैं अम्बेडकरनामा। नौकरी आरक्षण निजीकरण। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ी घोषणा की, 75,000 नौकरी बांटने का। ये नौकरी कहां पे है, किस डिपार्टमेंट में है, कहां से आंकड़े आए, एप्लीकेशन आया था, नहीं आया था। बांटने का मतलब नौकरी रबरी तो नहीं बांटना है, तमाम ये सारे मुद्दे हैं, इन सबको समझना है। थोड़ा आज विस्तार से आरक्षण के इतिहास पर भी चर्चा होगी, पूना पैक्ट पे भी चर्चा होगी, और उसके बाद आर्टिकल 340, 341, 342 जो कि संवैधानिक आरक्षण का प्रावधान था, उससे क्या क्राइटेरिया थे और किस तरह से उसको लागू किया गया। और 90 के दशक के बाद जो उदारीकरण का दौर शुरू हुआ धीरे धीरे, और खास तौर से पिछले 8 वर्षों में सार्वजनिक संस्थाओं का जिस तरह से निजीकरण किया गया, जो उद्देश्य था एक कॉम्प्रिहेंसिव सोसाइटी बनाने का, SC ST OBC जो हाशिए के लोग हैं उनको ऊपर उठाने का, क्या वो उद्देश्य पूरा हो रहा है, या निजीकरण का जो मसला है उस उद्देश्य को प्राप्त करने में एक रोड़ा का काम कर रहा है। इस विषय पर विस्तार से चर्चा के लिए हमारे साथ शमसुल इस्लाम साहब हैं। लगातार अम्बेडकरनामा पर आप सुन रहे हैं, कई किताबें उनकी छपी हैं फरोज पब्लिकेशन से, और लगातार हम लोगों ने चर्चा की है, चर्चा भविष्य में भी जारी रहेगा। लेकिन आज यह विशेष मुद्दा है आरक्षण और नौकरी निजीकरण। आज उनसे विस्तार से जानेंगे। स्वागत है सर अम्बेडकरनामा में। जी बहुत धन्यवाद, बहुत सलाम आपको। जय भीम, इनकलाब जिंदाबाद, नीला सलाम, लाल सलाम। हाँ जी 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 सर, आपको भी सीधा फ्लोर आपका है, बताएं सर क्या मामला है। देखिए, अगर आपने
हिंदुत्व शासकों का सबसे घिनौना चेहरा देखना है। संवैधानिक जो प्रावधान है, संवैधानिक प्रावधान जिनको माना गया था संघर्षों के बाद, जिन प्रावधानों पर गांधी जैसे आदमी और हिंदू सारे लीडिंग लीडर्स ने बैठ के जो पूना पैक्ट में जो वायदा किया था, उस सब से मुकरने का, उस सब से सत्यानाश करने का जो बाकायदा प्लानिंग करके किया गया है, वो शर्मनाक है। और वो बहुत दुखी मन से और दिल दिमाग बहुत परेशान होता है जब आप उसकी चर्चा करते हैं, क्योंकि ये जो रोटी रोजी का सवाल है, जब आप इसकी जड़ काटते हैं तो इसका मतलब है ये देश जो है गरीबों के लिए, दलितों के लिए, SC ST के लिए, OBC के लिए ये नहीं रहेगा, ये सिर्फ पैसे वालों के लिए रहेगा। मैं अभी जो लेटेस्ट स्थिति है, रिजर्वेशन जो घोषित है उसको खत्म करने के जो तरीके उन्होंने अपनाए हैं, वो उस पर आने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे दोस्त, हमारे साथी जो हैं, जो अंबेडकर नामा के बहुजन साथी हैं, उनको ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि गुजरात के अंदर हिंदुत्व की जो लेबोरेटरी बनी, हिंदुत्व की जो मुसलमानों और ईसाइयों के खिलाफ जो हुआ, उसकी शुरुआत गुजरात के दलितों को, वहां की OBC को जो एक 18% कुछ सुविधाएं देने का, नौकरी में सुविधाएं देने का जो माधव सिंह सोलंकी ने किया था, उसके खिलाफ एक बहुत भयानक, एक बहुत हिंसक आंदोलन शुरू हुआ था। और इतना हिंसक आंदोलन शुरू हुआ था जिसमें सारी ऊंची जाति के लोग थे। आमतौर पर आप उस जमाने के सारे अखबार देख लें, फरवरी से अगस्त 1985 के अखबार देख लें, आग लगाई जा रही है बसों में, पुलिस की गाड़ियों में आग लगाई जा रही है, पुलिस वालों की हत्या की जा रही है। एक पुलिस इंस्पेक्टर को तो लक्ष्मण देसाई को मार दिया गया, और वो लक्ष्मण देसाई के मारने के बाद पुलिस जो है अहमदाबाद से सब अपना ड्यूटी छोड़कर भाग गई, वो सब छोड़कर भाग गई। और उसके बाद और पुलिस वालों का भी कत्ल हुआ। और उसके अंदर ये जो बताया जाता है कि 275 लोग मारे गए उसमें। लेकिन डॉक्टर रतनलाल एक चीज समझने की है, जिसमें हिंदुत्व माहिर है, कि दलितों के खिलाफ जो ये हमला, जो उनकी रोटी रोजी, जो नौकरी देने पर जो हमला किया जा रहा था, जबकि सरकारी नौकरियां थी नहीं, ये एक सिंबॉलिक एक था कि भाई हम आपको सिद्धांत में आपको मानते हैं। उसको 15 दिन के अंदर ये इन लोगों ने, जो रिजर्वेशन विरोधी थे, इन्होंने मुसलमान विरोधी हिंसा में बदल दिया। और ये वो हमेशा करते हैं, वो हमेशा, ताकि दलित उनको अधिकार ना मांगे, बहुजन उनसे अधिकार नहीं मांगे, शूद्र उनसे अधिकार नहीं मांगे। तो एकदम उन्होंने एक बहुत 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 शर्मनाक एक तरीका ढूंढा हुआ है कि उसको आप मुसलमानों के खिलाफ कर दें। और यही हुआ, मुसलमानों के खिलाफ कर दिया गया। मुसलमानों की बस्तियों को जलाया गया, उनके घरों को जलाया गया, उनको मारा गया, उनकी दुकानों को, उनके घरों को बड़े पैमाने पर जलाया गया। यानी जो चीज बहुत अहम समझने की है कि जो लड़ाई रिजर्वेशन के खिलाफ शुरू हुई थी, और जब उसके खिलाफ रिजर्वेशन के पक्ष में हजारों लोग निकल आए गुजरात में, तो उन्होंने क्या किया, उसको पूरा मुसलमानों के खिलाफ हमला कर। और ये जानना, बहुजन साथियों, जानना जरूरी है कि उस लड़ाई में, यानी ये जो रिजर्वेशन माधव सोलंकी दे रहे थे, ये मुसलमानों को मिलने वाला नहीं था। ये रिजर्वेशन ये 18% था। इसमें कौन OBC थे और SC ST भी थे। SC ST का तो रहा होगा ना। ये OBC के लिए था, एक कमीशन बनाकर। हाँ। और उस वक्त OBC में मुसलमान शामिल नहीं थे, जहां तक मेरी जानकारी है। OBC वाला ये मंडल वाला नहीं आया था अभी। नहीं। बिहार में भी पहले कर्पूरी जी ने मुंगेरी लाल कमीशन बैठा के रिजर्वेशन लागू किया था ना। जी, नहीं, वो दिया होगा। ये गुजरात की पोजीशन नहीं थी। गुजरात में जो रिजर्वेशन विरोधी हिंसा शुरू की ऊंची जाति के लड़कों ने, यूनिवर्सिटीज के अंदर, मेडिकल कॉलेजेस के अंदर, इंजीनियरिंग कॉलेजेस के अंदर, और वो जिसके नतीजे में सारा एंटी मंडल जो था 89-90 के अंदर जो पूरा सामने आया, उसकी शुरुआत
गुजरात से ही हो गई थी और गुजरात के बड़े बड़े शहरों से हो गई थी। इसको हमको बहुत अच्छे तरीके से समझने का है। और लेकिन ये रिजर्वेशन का मामला क्या है? देखिए, एक चीज मैं एक पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट के तौर पे बताना चाहता हूं, एक बहुजन के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर नहीं, एक आरक्षण समर्थन में खड़े हुए आदमी के तौर पर नहीं, लेकिन एक रिसर्चर के तौर पे, पॉलिटिकल साइंस के, सोशियोलॉजी के रिसर्चर के तौर पे मैं बताना चाहता हूं कि रिजर्वेशन एक अस्वस्थ समाज, एक गैर बराबरी वाले समाज का लक्षण है। यानी जब आप किसी समाज में गैर बराबरी करते हैं और लोगों को खाने को, जिंदा रहने के लिए उनके रोटी रोजी का सवाल होता है, तो आप रिजर्वेशन तय करते हैं। और आप रिजर्वेशन इसलिए देते हैं ताकि विद्रोह की स्थिति न बन जाए, ताकि इनकलाब की स्थिति नहीं बन जाए कि आप इनको भाई देना जरूरी है। और ये वेलफेयर स्टेट का जो कंसेप्ट था, उससे ये निकल कर आया। और ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये वायदा जो है, ये वायदा पूना पैक्ट के अंदर किया गया था। और ये पूना पैक्ट जो है, ये पूना पैक्ट हमारा, हम सब वाकिफ हैं कि ये जो हुआ था 1932 में 24 सितंबर को, और उसमें एक पॉइंट नंबर 8 था, every endeavor shall be made to secure a fair representation of the depressed classes in these respects, subject to such educational qualification as may be laid down for appointment to the public services। ये वायदा किया गया था। लेकिन ऐसा नहीं था कि ये कोई पहली बार कोई विस्फोट किया जा रहा था। उससे पहले मैं आपको रिजर्वेशन का इतिहास बताता हूं। जो लोग भी प्रजातंत्र को प्यार करते थे, उन्होंने किया था। सन 1902 में साहू जी महाराज ने रिजर्वेशन दिया। कोल्हापुर स्टेट ऑफ प्रिंसली स्टेट, जो उनकी कोल्हापुर थी, उन्होंने नॉन ब्राह्मण और बैकवर्ड क्लासेस को एजुकेशन के अंदर रिजर्वेशन दिया जी। उससे पहले जस्टिस, उसके बाद जस्टिस पार्टी जो थी, उसने भी जी तमिलनाडु के अंदर, और बाबा साहब ने इसका जिक्र किया। बाबा साहब ने पार्टीशन पर जो किताब है उसमें लिखा कि हमने जस्टिस पार्टी जैसी व्यवस्था करनी पड़ेगी। फिर उसके बाद सन 1921 में मैसूर के अंदर एक सोशल जस्टिस की बहुत लंबी लड़ाई हुई। बहुत दलित मारे गए वहां का जो राजा था। और उसके बाद नॉन ब्राह्मण कास्ट को कुछ चीजों के अंदर रिजर्वेशन मिला। उसके बाद 1932 में जो कम्युनल अवार्ड ब्रिटिशर्स ने दिया, उसमें रिजर्वेशन दिया गया बुद्धिस्ट को, मुस्लिम्स को, सिख को, क्रिश्चियंस को। और लेकिन उसको पूना पैक्ट के जरिए उसको सबको बहुत हल्का, बहुत वो खत्म करा के हिंदू नेताओं ने वायदा किया कि हम आप अलग से मत देने का अधिकार मत मांगिए, और आपको नौकरियों में, सरकारी नौकरियों में हम आपको इस बात का ध्यान रखेंगे। और ये रिजर्वेशन का आइडियोलॉजिकल पहलू क्या है, जरा इस पर भी हम बात करेंगे। मैंने आपको एल्बर्ट आइंस्टीन का एक कार्टून भेजा है, उनके कथन का कार्टून भेजा है, जिसको आप इसमें जरूर लगाइएगा। उसके बाद 1942 में भारत के वायसराय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, उसने 8.5% रिजर्वेशन शेड्यूल कास्ट को दिया सिविल सर्विसेज में, जबकि डॉक्टर BR अम्बेडकर उस कमेटी के चेयरपर्सन थे। उसके बाद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने सन 1950 में शेड्यूल कास्ट और ट्राइब्स को रिजर्वेशन कमिट किया, लेकिन इसको उन्होंने हिंदुओं तक सीमित किया। और उसमें कहा कि सिख दलित और जो बुद्धिस्ट दलित है उसमें शामिल होंगे जी। उसके बाद 1951 में फर्स्ट अमेंडमेंट आया भारत के संविधान में। ये मेरे बहुजन साथी, ये बौद्धिक तौर पर जो सारी चीजें कानूनी तौर पे जानी चाहिए, ये उसके लिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। 1951 में फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसमें कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन को जो कोर्ट के अंदर चैलेंज दिया जा रहा था और खत्म कराया था, उस मामले को सुलझा दिया गया। 1990 में मंडल कमीशन ने 27% रिजर्वेशन ओबीसी को देने तय किया, और VP सिंह सरकार ने उसको दिया। 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर किया कि 50% कास्ट बेस्ड होगा, और उसने नरसिम्हा राव गवर्नमेंट का कि वो 10% रिजर्वेशन जो गवर्नमेंट जॉब फॉर पुअर अमंग अपर कास्ट था, उसको सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया, जिसको मोदी सरकार बैकडोर से लेकर आई है। और बैकडोर से वो यही नहीं लेकर आई है, वो बहुत 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 चीजें बैकडोर से लेकर आई है। जरा सा मैं इस पहलू को जरा सा लेना चाहता हूं डॉक्टर रतन लाल, कि रिजर्वेशन को ये संघियों के आने से पहले, ये राष्ट्र विरोधी और समाज विरोधी गुट के सत्ता में आने से पहले ही किस तरह से हमारे इसको खत्म कर दिया गया था, उसको हमने समझना है। इन्होंने तो अगर पूरा उसका सत्यानाश ही कर दिया। ये मैं आपको बताना चाहता हूं, राज्यसभा और लोकसभा में हमारे मंत्री जी हैं, वो इसके हैं, क्या नाम है उनका भाई, वो मैं आपको बताता हूं जी। उनका नाम है जितेंद्र सिंह जी। जितेंद्र सिंह जी ने बताया, ये 3 फरवरी 2022 को राज्यसभा और लोकसभा में बोलते हुए जी, यानी रिजर्वेशन, ये सारे मामले होने के बावजूद रिजर्वेशन की स्थिति क्या है उसको समझ लीजिए। एससी का जो बैकलॉग है सरकारी नौकरियों में 13,202 भरी गई हैं, 17,880 खाली थी। कौन सी तारीख को जनाब? ये 3 फरवरी 2022 को जी। उसके बाद एसटी का 9,619 भरी गई थी, 14,061 खाली थी जी। उसके बाद ओबीसी का 11,732 भरी गई थी, 19,283 खाली थी। टोटल 51,224 वैकेंसीज में से 34,000 के करीब सिर्फ भरी गई थी। और सबसे हायर एशेलोन जो थे, सबसे ऊंची दर्जे की जो नौकरियां थी, जो कैबिनेट सेक्रेटरीट की नौकरियां थी डॉक्टर रतनलाल जी, उसका भी हम शर्मनाक सच जान लें। ग्रुप ए में 81 अफसर हैं, जिसमें से 6 एससी, 1 एसटी, 2 ओबीसी। परसेंट भी नहीं निकलेगा। आप कैलकुलेटर लेकर भी बैठेंगे तो उसका परसेंट निकलना भी मुश्किल हो जाएगा। 81 अफसर हैं। प्रधानमंत्री जी की जो कैबिनेट सेक्रेटरीट है, मोदी जी की जो कैबिनेट सेक्रेटरीट है, उसके अंदर 81 अफसर ऊंची जातियों के हैं, 6 एससी के हैं, 1 एसटी, 2 ओबीसी। ग्रुप बी में 109 अफसर हैं, 6 एससी हैं, 6 एसटी हैं। पब्लिक एंटरप्राइज डिपार्टमेंट में ग्रुप ए में 30 अफसर हैं, 5 एससी हैं, 9 एसटी और ओबीसी। नीति आयोग ग्रुप ए में 193 अफसर हैं, 19 एससी हैं, 13 एसटी हैं, 15 ओबीसी हैं। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में सुन लीजिए, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में ग्रुप में 221 ऑफिसर्स हैं, 39 एससी हैं, 23 एसटी हैं, 29 ओबीसी हैं। तो ये जो आप करने जा रहे हैं, इसका मतलब साबित। उसके बाद आपने क्या किया है, बहुत शर्मनाक तरीके से आपने एक कंट्रेक्चुअल जॉब लेकर आए हैं आप। मैं एक कॉलेज का थोड़े समय के लिए प्रिंसिपल था, और कंट्रेक्चुअल जॉब के अंदर, कंट्रेक्चुअल जॉब का मतलब है रिजर्वेशन नहीं है, और सारे के सारे जॉब कंट्रेक्चुअल जॉब हो गए हैं। और अभी तो यूजीसी ने पास किया है कि 10% की जो लिमिट थी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में कंट्रेक्चुअल जॉब की, वो नहीं रहेगी। अब आप 100% कंट्रेक्चुअल रख सकते हैं, और आप कंट्रेक्चुअल रखेंगे तो उसमें कोई रिजर्वेशन का जरूरत नहीं है। मैंने कंट्रेक्चुअल जॉब के अंदर जब रिजर्वेशन की कोशिश की कि एक नौकरी थी और मैं रिजर्वेशन से लूंगा, कितना हंगामा हुआ, कितना दंगा हुआ, उसका मैं आपको बयान नहीं कर सकता हूं। उसके बाद दूसरा एक हुआ है प्रोफेसर्स ऑफ प्रैक्टिस, यानी हम जो प्रोफेसर डिग्री लेकर आए हैं, हम प्रैक्टिस नहीं करते आए हैं। हम तो कमंडल लेकर मोदी जी के साथ हम कहीं गए हुए थे किसी मंदिर में पूजा करने, हमने तो प्रैक्टिस की नहीं है, हमने तो पढ़ा नहीं है, हमने तो पीएचडी थीसिस लिखी नहीं है, हमने तो किताबें लिखी नहीं है। एक प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस होगा। प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस से आप प्रोफेसर लगा देंगे, और वो कितने भी हो सकते हैं, उसका कोई सीमा नहीं है, उसकी कोई सीमा नहीं है। उसके बाद सबसे शर्मनाक आया है लेटरल एंट्री, ये उससे पहले आया है। और मेरे बहुजन साथियों, लेटरल का मतलब होता है पिछले दरवाजे से, लेटरल का मतलब होता है इधर उधर से।
लेकिन मैंने जब इसका हिंदी देखा तो बहुत मजेदार है। पार्शिव, इसका इसका मतलब होता है पक्षपाती, धूर्त, धोखे से। ये जो हमारा होता है ना बैकग्राउंड सिंगर, ये लेटरल हाँ, उससे लिया गया है। लेटरल का हिंदी मीनिंग है धूर्त तरीके से, पक्षपाती तरीके से, बेईमानी से लाना। यानी इनको ये शर्म भी नहीं है कि ये जो शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं उस शब्द का मतलब ही है, उस शब्द का मतलब ही क्या है। अच्छा, अब ये रिजर्वेशन के क्यों खिलाफ है, जरा इसको हमको समझ लेना चाहिए। सर छोटे छोटे 2 क्वेश्चन पहले, जी जी कि जब गुजरात में ओबीसी आरक्षण के खिलाफ दंगा हिंसा हुआ था, तो क्या जी जी ओबीसी आरक्षण को बंद कर दिया गया था? नंबर 1। नंबर 2, प्रधानमंत्री कार्यालय में, मैं पीएमओ की बात कर रहा हूँ, एक्सक्लूसिव, जी जी उसमें जी। कितने एससी एसटी ओबीसी हैं और माइनॉरिटी के? देखिए, कैबिनेट सेक्रेटरीट का मतलब है जो पूरा मोदी जी की जो कैबिनेट है ना। हाँ, हाँ, मैं फिर आपको बता दे रहा हूं, ग्रुप ए सीनियर मोस्ट आईएएस और आईपीएस जो होंगे, उसमें से 81 में से 6 एससी हैं, 1 एसटी है, 2 ओबीसी हैं। यानी 81 में से 9 है। अच्छा 9, ठीक है। हाँ जी। और गुजरात वाला सुप्रीम, मामला थोड़ा सा पीछे ही रह गया, वो क्या हुआ कि सोलंकी ने जब नहीं माधव वो सोलंकी। नहीं वो नहीं वो कांग्रेस ही जैसा करती है। सोलंकी से इस्तीफा ले लिया गया, हालांकि सोलंकी उसके बावजूद चुनाव जीत गए थे। एक कमीशन हम्म, बिठा दिया, कमीशन बिठाने के बाद फिर उसको ठंडे बस्ते के अंदर रख दिया, और उसके बाद तो फिर कांग्रेस के अंदर भी वो ग्रुप आ गया जो रिजर्वेशन नहीं देना चाहता था। वो ठीक रिजर्वेशन है सर। नहीं देना चाहता था। और डॉक्टर रतनलाल, एक चीज और समझ लीजिए, ये जो हिंदुत्ववादी जो क्रिमिनल्स हैं, ये फसाद बना के रखेंगे लेकिन अंदर से सब खत्म कर देंगे। कांग्रेसी कम से कम जो फसाद रखते थे, ये उस फसाद को भी, उस मुखोटे को भी नहीं करके, ये हमारी यहाँ एक कहावत होती है कि ना बांस रहेगा ना बजेगी बांसुरी। ये क्या करेंगे कि इस तरह से करेंगे, सब कुछ खत्म हो जाएगा, जो मैं आपको बताता हूं। तो आप मुझे चाहते हैं कि और और भी आपको बताऊं, यानी कैबिनेट सेक्रेटरीट के अंदर ये जो मैंने आपको सारा ग्रुप बी, पब्लिक एंटरप्राइजेस, जिसमें रेलवे वगैरह, नीति आयोग सब हाँ, वो शामिल ठीक है, है, ठीक है ये सर। सबसे बड़े भर्ती करने वाले लोग हैं, ये जो डिपार्टमेंट्स हैं। ठीक है। नहीं, अभी तो प्रधानमंत्री जी ने जो घोषणा की है, वो जी कोई आंकड़ा है, डेटा है, कोई एप्लीकेशन मंगाया गया था, किस किस डिपार्टमेंट में किस किस पद पर किस लेयर की नौकरी है? 75,000 अभी जो बांटने की उन्होंने घोषणा की है, ये बांटा जी जाएगा कि नहीं प्रॉपर नहीं, प्रोसीजर से? कुछ नहीं आ रहा है ना, ना अखबार पूछ रहे हैं, ना कोर्ट पूछ रही है कि भाई आप उनको अपॉइंटमेंट लेटर दो, जिस डिपार्टमेंट नौकरी होगी वहां का अफसर जो है उसको देगा। आपने क्या किया हुआ है? आप इस देश का रेलवे मिनिस्टर नहीं है, इस देश का रिलीजियस मामलों का मिनिस्टर नहीं है, इसका यूनिवर्सिटी एजुकेशन मिनिस्टर नहीं है कि हर जगह प्रधानमंत्री, हर जगह प्रधानमंत्री, हर जगह प्रधानमंत्री। कोविड के उस पर भी प्रधानमंत्री। मैं तो कब से डिमांड कर रहा हूं कि जो मौत का सर्टिफिकेट होता है उस पर भी प्रधानमंत्री का फोटो रहे, क्योंकि मौत का सर्टिफिकेट तो पीढ़ियों दर पीढ़ी हमारे पास रहता है, अगर इतना ही शौक है तो खैर, हम रिजर्वेशन पर वापिस आते हैं। ये रिजर्वेशन के बारे में जो हिंदुत्व शासकों की और आरएसएस की जो सोच है, हम्म। उसके लिए एक बहुत शर्मनाक दस्तावेज मैं आपके सामने रख रहा हूं। अच्छा। आरएसएस आरएसएस के जो प्रचारक हैं, गोलवालकर, सावरकर, दीनदयाल उपाध्याय, उन्होंने तो कहा ही है कि हिंदू धर्म के अंदर सब बराबर हैं। और 2 बातें देखिए मजेदार कहते हैं, सब बराबर है तो किसी को रिजर्वेशन की जरूरत नहीं है। दूसरी तरफ वो ये भी कहते हैं कि जो शूद्र हैं, जो सबसे 4 का है, उनका एक ही काम है बाकी तीनों जातियों की सेवा करना। यानी देखिए हम्म। कितनी चालाकी से कि सारे हिंदू एक है तो हमारे यहाँ तो रिजर्वेशन की जरूरत ही नहीं है। बराबर ऑर्गेनाइजर और पंजनीय अंबेडकर साहब के को लिख रहे हैं कि ये तो आप गलत कह रहे हैं, हम तो सब बराबर करते हैं, सब करते हैं। दीनदयाल उपाध्याय ने ये कह दिया कि ये जो लोग अपनी जाति से, पैदाइश से जो नौकरी करते हैं वो स्वधर्म है, वो आपका सेल्फ रिलीजियस ड्यूटी है। लेकिन इस देश का प्रधानमंत्री जो अभी है, वो चीफ मिनिस्टर रहते हुए जो उन्होंने किया था वो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। और एक ये बहुत बहादुर पत्रकार है राजीव शाह,
ये टाइम्स ऑफ इंडिया गुजरात के चीफ थे। ये मिनिस्ट्रीज जाते थे तो गुजरात का जो चीफ सेक्रेटरी था उसके यहाँ बैठे हुए थे, तो वहां एक किताब रखी थी कर्मयोगी किताब रखी थी। वो देखने लगे तो पता लगा ये मोदी जी जो प्रशिक्षण शिविर करते हैं सीनियर आईएएस अफसरों की, ये उनके बीच के जो भाषण है वो हैं। तो उन्होंने जो कैलाश नाथन थे, चीफ सेक्रेटरी थे मोदी के, उनसे कहा कि इसको ले लूं। कैलाश नाथन जी को अंदाजा नहीं था कि ये क्या राजीव शाह जी को दे रहे हैं। वो उन्होंने कहा इसके साथ कोई शरारत मत करना, ये लेकर पढ़कर मुझे दे देना। तो जब राजीव शाह जी उसको लेकर आए तो उसके अंदर एक लेसन था कि वाल्मीकि क्यों इस काम को लगातार कर रहे हैं जबकि उनको कब से छोड़ देना चाहिए। और मोदी जी ने सीनियर आईएएस अफसरों के सामने बोलते हुए, मैं उसका हिंदी अनुवाद आपके सामने रख रहा हूं, सुन लीजिए। वाल्मीकि के सदस्यों पुराने जाति आधारित व्यवसाय, शौचालय सहित दूसरों की गंदगी को साफ करने के लिए आध्यात्मिकता का अनुभव के रूप में इसको अपनाते हैं। मुझे नहीं लगता है कि वो ये काम सिर्फ अपनी आजीविका चलाने के लिए कर रहे हैं। अगर ऐसा होता तो वो पीढ़ी दर पीढ़ी इस तरह की नौकरी नहीं करते। किसी समय किसी को यह ज्ञान प्राप्त हुआ होगा कि पूरे समाज और देवताओं की खुशी के लिए काम करना उनका वाल्मीकियों का कर्तव्य है, कि उन्हें यह कार्य करना है जो उन्हें परमेश्वर द्वारा दिया गया है, और यह कि सफाई का यह कार्य सदियों तक आंतरिक आध्यात्मिक गतिविधि के रूप में जारी रहना चाहिए। इंटरनल स्पिरिचुअल सैल्वेशन। इस देश के जो वाल्मीकि हैं वो लोगों का जो गू उठा रहे हैं, गंद उठा रहे हैं, नाले खोल रहे हैं, मर जा रहे हैं जहर से सैकड़ों की तादाद में, उनको आध्यात्मिक मुक्ति प्राप्त हो रही है। यह पीढ़ी दर पीढ़ी जारी रहना चाहिए था। यह विश्वास करना असंभव है कि उनके पूर्वजों के पास कोई अन्य कार्य व्यवसाय अपनाने का विकल्प नहीं था। ये बंदा बाद में इस देश का प्रधानमंत्री बनता है। ये बंदा सीनियर आईएएस अफसरों को कह रहा है कि ये इनसे वही काम कराना है। और वाल्मीकियों को आप शर्मनाक देखिए हिंदुत्व का जो शूद्रों के बारे में जो है कि जब वो किसी का पखाना उठाते हैं, जब गंद साफ करते हैं, जो आप छूते नहीं है, जो हम गंद पैदा करते हैं और उसको जो साफ करते हैं, और वो कितनी सड़ांध बदबू वाला, और वो कैसे उठा के ले आते हैं, कैसे वो नालों के अंदर घुसते हैं, कैसे वो गटर के अंदर घुसते हैं। और आप गुजरात के बारे में अगर जानते हैं तो गुजरात में एक क्या है कि जो सड़क है उसके नीचे नीचे बड़ी टनल्स चलती हैं। वो जो सारा उसके अंदर जाता है, उसके अंदर ज्यादा औरतें जाती हैं, ज्यादा औरतें अंदर, क्योंकि वो पतली सी होती हैं तो अंदर चली जाती हैं। उसके बाद बड़े भयानक फोटो हैं, अगर आप गूगल में जाएंगे तो आप जाकर देख सकते हैं। तो वो मोदी जी इस बंदा जिसने चीफ मिनिस्टर का पद भी भारत की संविधान की एगेलिटेरियन संविधान की शपथ ली, बाबा साहब के नेतृत्व में बनाए गए संविधान की शपथ ली, वो ये कह रहा है कि वाल्मीकियों का तो ये जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो काम है उनको मुक्ति प्राप्त हो रही है। ये बिल्कुल ब्राह्मणवादी और मनुस्मृति से इस बंदे ने उठाया पूरा का पूरा। और आप जानते हैं मनुस्मृति क्या कह रही है? मनुस्मृति कह रही है कि कोई भी शूद्र जो है वो आजाद नहीं हो सकता है, वो आजादी के लायक नहीं है, वो हमेशा किसी ना किसी का गुलाम बनकर रहेगा। जी अच्छा, अब जरा सा एक चीज समझ लीजिए कि रिजर्वेशन पर सर जी, वो पत्रकार जो शाह था टाइम्स ऑफ इंडिया का, उसने क्या आर्टिकल लिखा टाइम्स ऑफ इंडिया में? इस पे टाइम्स ऑफ इंडिया में आर्टिकल लिखा, आपको उसको देखना चाहिए। और राजीव शाह काउंटर व्यू बड़ा जबरदस्त वो चलाते हैं, और आपने राजीव शाह जी को बुलाना चाहिए। इतना बहादुर आदमी, ऐसा बहादुर आदमी, मैं ऐसे जर्नलिस्ट को, मतलब रवीश हैं, उनका नंबर दीजिएगा, नंबर अगर होगा तो दीजिएगा, मैं बात करूंगा। बिल्कुल। और काउंटर व्यू मैं आपको भेजता रहता हूं। काउंटर व्यू आपने देखना चाहिए, और काउंटर करंट्स आपने जरूर देखना चाहिए। ये मेरे प्यारे दोस्तों ने दोनों देखना चाहिए। राजीव शाह यानी जिस वक्त कत्लेआम हो रहा था, ये 92 का, और उसके 1 महीने बाद हम गए, तो किस तरह से राजीव जी और उसके अंदर टाइम्स ऑफ इंडिया में सारा कवर करते थे, सारा बहादुरी के साथ आते थे, बहुत बहादुर। और आज भी बिल्कुल साफ है, उनका दिमाग।
कि हिंदुत्व जो है वो हिंदुओं का असली दुश्मन है। अच्छा, अब मैं ये जरा सा एक बहुत बहस के अंदर, हम कहीं पर भी जा रहे हैं, कहीं पर भी बैठते हैं, कॉलेज के अंदर बैठे हैं, मेट्रो के अंदर जा रहे हैं, ट्रेन के अंदर जा रहे हैं, और आप देखेंगे थोड़ी देर में नौकरी पर बातचीत शुरू होगी और रिजर्वेशन पर बात हो जाएगी, और एकदम से आएगा ये जो सारे ये नाली की ईंट चौबारे पर लगने लगी है, नाली की ईंट चौबारे पर लग रही। आप जानते हैं जो मंडल विरोधी आंदोलन था जिसमें हमने बहुत मार खाई, हमने गालियां खाई, और उसके अंदर सबसे बड़ा नारा था नाली की ईंट चौबारे पर नहीं लगेगी। डीटीसी होता था, उस पर लिखा रहता था, यानी दलित जो है, शूद्र जो है, वो नाली की ईंट है, उसको चौबारे पर आप नहीं लगाएंगे। दलित और नहीं हम तो उसमें ओबीसी के बारे में जो कह रहे थे, दलित तो छोड़ ही दीजिए, दलित तो जी जी वर्ण के बाहर है। ओबीसी के जी बारे में कह रहे थे कि नाली की ईंट चौबारे पे नहीं लगेगी। जी जी, वो ओबीसी के बारे में कह रहे थे, लेकिन वो ओबीसी के बारे में जो घृणा है वो ऐसी वाली घृणा ही थी। हाँ लेकिन हाँ, वही करना। बदकिस्मती यह है कि आज एससी को ओबीसी से, ओबीसी को एससी से हाँ। भिड़ाया जा रहा है ना जी। हम्म। ये निशान, मेरे को फख्र है मेरे प्यारे दोस्तों, हमने एक बौद्धिक डिस्कशन के लिए ये किताब निकाली थी, 1 लाख से ज्यादा हमने बेची थी, आरक्षण क्यों जरूरी है, आरक्षण क्यों हम्म। जरूरी है। और इसमें सारे ईमानदार लोगों के, सुरेंद्र प्रताप सिंह, भारत डोगरा जी, इनके सबके अंग्रेजी हिंदी के लेख हम, और जिसको ये चाहिए मैं आपको ये भेज दूंगा किताब। ये पूरे आंकड़े हैं उस जमाने के, विष्णु नागर जी, ये सारे लोगों की ये किताब आपने जरूर, मुझे लग रहा है कि हम इसका पीडीएफ बना के डालेंगे हम इसको। ये बात जी। सन 1990 की है, लेकिन आज के पूरे सवाल हैं। मैं जरा सा आपको इस देश में, हाँ, तो ये कहते हैं कि यार सारी नौकरियां तो उनकी चली गई, जो नौकरियां हैं नहीं वो हम खा गए हैं ना। हम्म। एक दिक्कत क्या है जो मेरे सारे बहुजन साथियों को समझना चाहिए और दादागिरी के साथ समझना चाहिए, कि इस समाज के अंदर एक बहुत भयानक, हजारों साल से अघोषित आरक्षण है। वो अघोषित आरक्षण क्या है जिसकी चर्चा नहीं होती है? वो अघोषित आरक्षण क्या है? 2021 के आंकड़े मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। ये आईएमएफ के आंकड़े हैं, ये ऑक्सफॉर्म के आंकड़े हैं, ये सब की एकता है। और पूंजीपतियों के अखबारों ने, इकोनॉमिक टाइम्स ने इसको छापा है, उसको इन्होंने नहीं कहा कि ये गलत है। सबसे टॉप के जो 10% लोग हैं, और उनमें भी जो 1% लोग हैं, टॉप के 10% लोग 57% संपदा और संपत्ति के मालिक हैं, नौकरियों के मालिक हैं, और उनमें भी जो 1% हैं वो अकेले 22% संपदा जो है देश की और नौकरी है उसके मालिक हैं। ठीक है भाईजान? और थोड़ा सा पीछे हो जाए बाकी, सर, थोड़ा सा पीछे हो जाए। जी जी, हाँ। और बाकी जो 50% है उनका शेयर 13% है। और डॉक्टर रतनलाल, मजे की बात यह है कि इन 50% में जो 90% हैं, जो सबसे नीचे हैं, उनका आप आंकड़ा ही जमा नहीं करना चाहते हैं, उनकी आप जनगणना में शामिल ही नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि आपका ये पाखंड पता लग जाएगा कि आप जो है जिन 50% को 13% है, और ये 13% में भी मेरे प्यारे दोस्तों इस बात को समझ लो कि इन्होंने जो जीडीपी लगाई है कि सारे देश की आमदनी, वो सारे देश की आमदनी ये 13% में भी शामिल कर दी है उन्होंने। यानी जो पूंजीपतियों ने सिर्फ कमाया है उसको ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और ग्रोस डोमेस्टिक इनकम में वो हमारे को भी जोड़ दिया है, जबकि हमको मिल रहे हैं 3,000 रुपए महीना, हमको मिल रहा है 2,500 रुपए महीना। उन्होंने कह दिया है कि हमको खराब से खराब स्थिति में हमको जो है 15,000 16,000 रुपए मिल रहे हैं जी। और दूसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है जो समझने की, मैं अपना एक अनुभव बताता हूं कि मेरी क्लास के अंदर, खासतौर पे बीए की क्लास के अंदर और ऑनर्स की क्लास के अंदर, क्योंकि काफी अच्छी तादाद हमारे रिजर्वेशन विरोधियों की होती थी, तो वो यही कहते थे कि जी रिजर्वेशन ने सब सत्यानाश कर दिया है, एबिलिटी को खत्म कर दिया, काबिलियत को खत्म कर दिया। और आप जानते हैं कि 90 के अंदर जो नारा लगता था वो ये है कि सारे जो रिजर्वेशन वाले डॉक्टर हैं ये हत्याएं कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं। और इसके अंदर दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के अंदर जो मीटिंग हुई थी जिसमें अरुण शौरी और एक साहब थे, ये बोला गया था कि सरकारी अस्पतालों में जो डॉक्टर हैं
वो जो रिजर्वेशन वाले डॉक्टर हैं वो लोगों को मार रहे हैं। और जब हम लोग खड़े हुए थे निशांत के साथ ही हम लोगों की पिटाई हुई थी, हमको फक्र है, हमको गर्व है इस बात का, हमेशा हमेशा गर्व रहेगा। तो बात यह है कि मैं अपने स्टूडेंट को ले जाता था अशोक विहार की मार्केट, और ये तो मिडिल क्लास कॉलोनी है। मैं ये कहता था इसके अंदर आप एक मुसलमान की दुकान दिखा दीजिए, आप इसके अंदर एक एससी की दुकान दिखा दीजिए, एक एसटी की दुकान दिखा दीजिए, सिखों की दुकान मिल जाएगी आपको, जैनियों की दुकान मिल जाएगी। हाँ, डॉक्टर रतनलाल मैं ये तक करता था कि रेलवे स्टेशन ले आता था और एसी और फर्स्ट क्लास उस जमाने में होता था, उसका जो चार्ट लगा होता था उसको कहता था कि इसके अंदर आप बताइए, नामों से बताइए कि इसमें कितने लोग जो है अपीजमेंट और फायदा उठाकर इसके अंदर ट्रेवल कर रहे हैं। सरकारी नौकरियों का तो हमने बताया ही। मैंने जिस शहर में रहता हूं उस शहर में एक कॉलोनी अपर मिडिल क्लास कॉलोनी का सर्वे किया है। 57 घर हैं उसके अंदर इंडिपेंडेंट, 57 घर हैं। हाँ, ये मिलेनियम सिटी है, सारी दुनिया से लोग आए हुए हैं। एससी एसटी 0 हैं, ओबीसी 2 हैं। ये मेरे पास पूरा जमा किया है मैंने अपने तरीके से। सर जी, क्या फ्यूचर होगा? कंक्लूडिंग रिमार्क्स, भविष्य में क्या? फ्यूचर ये होगा कि अगर आप मांग नहीं करेंगे कि ब्राह्मणवाद और ये सारी चीज खत्म करो, हम एक टुकड़ा नहीं लेंगे, पूरी रोटी लेंगे। निशांत का एक उस जमाने का जिसमें बहुत पिटाई हुई हम लोगों का नाटक है, टुकड़ा नहीं पूरी रोटी लेंगे। हम पूरी रोटी, तुम एक टुकड़ा हमको फेंक रहे हो, हम वो नहीं लेंगे, हम पूरी रोटी लेंगे। हम ये हिसाब चाहते हैं कि जिस एक परिवार के अंदर ऊंची जाति में एक से ज्यादा आईएएस है उसमें बाकी सबसे इस्तीफा लो। हम ये चाहते हैं कि जिस एक परिवार के अंदर एक से ज्यादा फैक्ट्रियां हैं, 10 करोड़ 20 करोड़ 50 करोड़ की, एक परिवार के अंदर एक ही फैक्ट्री होनी चाहिए। हम ये मांग करते हैं। हम ये, क्योंकि हमारे पर वो क्रीमी लेयर जो बात कर रहे हैं, एक एक परिवार के अंदर, बिहार के अंदर, उड़ीसा के अंदर, हरियाणा के अंदर, मध्य प्रदेश, एक एक परिवार के अंदर 10-10 आईएएस आईपीएस है। एक एक परिवार पीढ़ी दर पीढ़ी सुप्रीम कोर्ट के जज बनते चले जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज बनते, आप अघोषित रिजर्वेशन को खत्म नहीं करोगे तो ये रिजर्वेशन चलेगा। और दूसरी बात यह है, मैं तमाम बहुजन दोस्तों से, खासतौर पर जो उनके इंटेलेक्चुअल, उनसे डिमांड करता हूं, बाबा साहब के संविधान के अंदर ही एक है हमारे नीति निर्देशक सिद्धांत का काम करने का अधिकार। हमने काम करने का अधिकार मांगना होगा, काम करने का अधिकार। और रिजर्वेशन किसी के बाप की भीख नहीं है, किसी का एहसान नहीं है जो हमको लूट कर तुम 1% लोग देश की 22% संपत्ति पर तुम्हारा कब्जा है। ये हमारी वजह से हुआ है। जिस वक्त हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज्यादा खरबपति विकसित हुए, उसी वक्त में हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा भूख से मौतें हो रही हैं। लोग अपने परिवारों को, कल आपने सुना है ना खबर के, उन्होंने पूरे घर को जला दिया। एक परिवार ने, जवान मर्द, जवान बीवी, 6 साल की बच्ची, अपने पूरे घर को पेट्रोल डाला और आग लगा दी। ठीक है सर। जी, तो हमने लड़ाई लड़नी होगी, हिंदू मुसलमान में नहीं फंसना होगा। आज वो ओबीसी, और आज वो एक नया चक्कर किया है, 10%, 11% इकोनॉमिकली वीकर है ना, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, उसके खिलाफ हम लोगों ने मोर्चा खोला था, अभी भी उसके खिलाफ। डॉक्टर रतनलाल, हम कहना तुम सबको काम करने का अधिकार दे दो। अमेरिका को पूछते रहते हो, अमेरिका में जानते हो कि कितना बेरोजगारी भत्ता मिलता है? इंग्लैंड के अंदर जानते हो कि कितना सब्सिस्टेंस अलाउंस मिलता है? हाँ, तो वहां जाके, यहां तुम मंदिरों पर पैसा खर्च कर रहे हो, तुम धार्मिक स्थलों पर पैसा खर्च कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो? कल मुझे इतना दुख हुआ है कि कल शंकराचार्य साहब का जहां देहांत हुआ था वहां खड़े हैं प्रधानमंत्री जी। हाँ, वो उनकी तरह मुंह भी नहीं किए हुए, कैमरे के लिए नीचे लाल कालीन बिछा है, और दूसरी तरफ, यानी अगर मेरे सामने शंकराचार्य की मूर्ति है तो वो दूसरी तरफ मुंह करके खड़े हैं।
नीचे लाल जी कालीन जी जी बिछा हुआ है। अरे कम से कम शंकराचार्य के तो हो जाओ। जी। और हम तो अधिकार लेंगे सर, लड़कर लेंगे। चलिए और सर, इसको बात का ध्यान रखना है कि जब भी दलित अपना अधिकार मांगेंगे, ये उस लड़ाई को हिंदू मुसलमान में बदलेंगे, मुसलमान। हिंदू सिख में बदलेंगे। जी, शुक्रिया सर। और धन्यवाद। दोस्तों, शमसुल इस्लाम साहब थे, बहुत ही विस्तार से इन्होंने समझाया। और देखिए, निजीकरण के द्वारा आरक्षण खत्म हो रहा है। अब बात सिर्फ आरक्षण की नहीं है, वो संसाधन में हिस्सेदारी चाहिए, काम का अधिकार चाहिए। इसके लिए ये किसी कोई आपको देगा नहीं, इसके लिए संघर्ष करना पड़ता है, यूनाइट होना पड़ता है, बड़ी लड़ाई लड़नी पड़ती है, तब जाकर अधिकार मिलते हैं। जी सर। एक एक चीज रह गई है बहुत जरूरी। हाँ। उद्देश्य प्रस्ताव नेहरू जी ने पेश किया। बाबा साहब को 5 दिन के बाद मौका मिला बात करने का। बाबा साहब ने नेहरू जी से कहा कि मेरे को आपकी आपकी ईमानदारी पर कोई शुबा नहीं, लेकिन मुझे बताइए कि आप जो सब ये बराबरी लाएंगे, जस्टिस देंगे, जमीन कारखाने में बनाएंगे? कहां से लेंगे? आप जब तक नेशनलाइज नहीं करते हैं। और उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया सोशलिस्ट इकोनॉमी, जो बहुत सारे कम्युनिस्ट बाबा साहब को गाली बकते हैं ना, बाबा साहब को गाली बकते हैं, वो उनका जातिवाद है जो बोलता है, उनका जातिवाद बोलता है। बाबा साहब ने उद्देश्य प्रस्ताव पर बोलते हुए कैबिनेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट ले लीजिए, कहा सोशलिज्म चाहिए। अगर आप संपत्ति का निजी राष्ट्रीयकरण नहीं करोगे, कारखानों का राष्ट्रीयकरण नहीं करोगे, जमीन का राष्ट्रीयकरण नहीं करोगे, इसको हल नहीं कर सकते हो। जो आप कह रहे थे उसी बात के पक्ष में मैंने ये बात बताई भाई साहब। शुक्रिया सर। और दोस्तों, पूरा वीडियो देखिए, सुनिए, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। पूरे परिवार के साथ टेलीविजन स्क्रीन पर चला के सुनिए, क्योंकि अम्बेडकरनामा में काम की बात होती है, मन की बात नहीं। पूरे परिवार को इसका लाभ पहुंचाइए। शुक्रिया।